बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मुल्क की ताज़ा तरीन जो सियासी सूरत हाल है वो किस जानिब बढ़ रही है। मुल्क में एमरजेंसी या मार्शल लॉ की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, खतरात मंडला रहे हैं। कराची की सियासत क्या कह रही है। अगर बात की जाए बानी MQM की, 6 अप्रैल को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरतीब दी है। तमाम तर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तरतीब दे दिए गए हैं जो कि दिखाए जाएंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसकी कुछ तफसीलात। फिर इसके साथ ही जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब लाहौर हाई कोर्ट के जज थे जब बानी MQM पर पाबंदी उन्होंने लगाई। इन दिनों सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। उनके खिलाफ एक रेफरेंस आया था। उस रेफरेंस में एक बड़ी कार्रवाई हुई है, बड़ी डेवलपमेंट है। क्या उनके फैसले भी कलअदम करार पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या डेवलपमेंट है ये आपके सामने इसकी तफसीलात रखूंगा। आपके इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी आज हुआ है बेशतर लोग जान चुके होंगे। जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन था उसे कलअदम करार दे दिया है और कहा है कि जी 15 मई तक इंतखाबात कराकर जो रिपोर्ट है वो अदालत में जमा कराई जाए। ये पंजाब असम्बली की हद तक है। नून लीग PDM ने उसको मानने से इनकार किया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, तमाम तर तफसीलात शेयर करने से पहले, सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है शायद मेरा ख्याल है किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये जजेस साहिबान कितनी सैलरी लेते हैं माहाना बुनियादों पर। सुप्रीम कोर्ट का जज कितनी तनख्वाह लेता है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब कितनी तनख्वाह लेते हैं, इस पर एक कुछ रिपोर्ट है। मैं आपके सामने पहले वो पढ़ देता हूँ और फिर पाकिस्तान की अदालतों में क्या हो रहा है, अवाम की तवक्कुआत पूरी उतर रही हैं या नहीं, अवामी तवक्कुआत पूरी उतर रही, इस पर भी बात करेंगे। और फिर मैं आपको मुल्क की सियासत, मार्शल लॉ, एमरजेंसी और फिर बानी MQM का जो अहवाल है जो अभी 6 को आने वाला है, 6 अप्रैल को, उसकी कुछ तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 जुलाई की ये जो पे स्लिप है उसके मुताबिक मैं आपको तफसीलात दे रहा हूँ। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 10 लाख रुपए से कुछ जायद बेसिक तनख्वाह लेते हैं। जी हाँ, बेसिक तनख्वाह की बात कर रहा हूँ। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो हर जज है वो तकरीबन लेता है 9.25 लाख, 9,70,000 के करीब उनकी तनख्वाह होती है। अच्छा, ये है बेसिक सैलरी। अब इसमें ऐड कर लीजिए आप 4,28,000 रुपए माहाना सुपीरियर जुडिशल अलाउंस, यानी कि आला अदलिया का जो अलाउंस है वो इसमें शामिल कर लीजिए, 4,28,000 रुपए। इसके बाद शुरू होता है उनके अलाउंसेस का एक सिलसिला। एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब जो है वो 600 लीटर पेट्रोल, 1800 सीसी 2 गाड़ियां बमाए ड्राइवर शामिल होती हैं। इसके अलावा जो चीफ जस्टिस साहब होते हैं उनकी 2400 सीसी गाड़ी अलॉट की गई है। इसके अलावा 68,000 हाउस रेंट अलाउंस है। जी हाँ, 68,000 हाउस रेंट अलाउंस है और शहर से बाहर जाने पर 8,000 रुपए यौमिया सफरी अलाउंस भी शामिल होता है। अच्छा, इसमें माहाना बुनियादों पर एक जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है वो तकरीबन 69,000 रुपए का मेडिकल भी उनको दिया जाता है। इस तरह ये बात की जाए बेसिक सैलरी और ये तमाम तर अलाउंस मिलाकर तकरीबन कोई माहाना 17 लाख रुपए का एक जज हमें पड़ता है, जो पाकिस्तानी जो अवाम है उसके उसके फंड से, ये कह लीजिए कि उसके जो हम टैक्स देते हैं उसकी तनख्वाह, सारी चीज़ें मिलाकर अगर बात की जाए तो एक जज जो है तकरीबन कोई 17 लाख रुपए का होता है। ये मैंने इसलिए कहा कि चूंकि आजकल बहस चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट में और पाकिस्तान की अदालतों में क्या हो रहा है, तो उसके लिए हमें बेसिकली ये भी पता होना चाहिए कि हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं तो उसके बारे में पे कितना हो रहा है। अब मैं मुख्तसर आपके सामने 2 तफसीलात रखूंगा और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद मुल्क की सियासत के हवाले से, तो और फिर उसके बाद जो बानी MQM की तफसीलात हैं वो आपके सामने रखता हूँ। एक तो जो लार्जर बेंच है 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सरबराही में, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार दिया है, नोटिफिकेशन को, और ये कहा है कि जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का नोटिफिकेशन था उसके मुताबिक इलेक्शन करा दिया जाए, सिंपल। अब हुआ ये है कि वफाकी काबीना जिसमें MQM भी शामिल है, अमीनुल हक साहब भी शामिल हैं, उन्होंने ये फैसला किया है कि हम इस फैसले को नहीं मानते। चलें जी, नहीं मानते तो फिर क्या होगा, डेफिनेटली
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल होगी, फिर क्या होगा, डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर समेत जो कैबिनेट है उनके खिलाफ तौहीन अदालत हो सकती है और सब फारिग हो सकते हैं। ये क्यों होने जा रहा है और क्यों पीडीएम या वफाकी हुकूमत या फिर एमक्यूएम ये सब कुछ होने के लिए या करने के लिए तैयार है? बेसिकली इन सबको ये खतरा है कि पंजाब असम्बली के अंदर इंतखाबात हो गए तो इमरान खान जीत जाएंगे। शायद इन पॉलिटिकल जमातों के साथ कुछ और भी लोग हैं और भी शख्सियात हैं, कुछ और भी ताकतवर तरीन इदारे कहा जा रहा है कि शायद वो इनके पेज पे खड़े हैं। यही वजह है कि इमरान खान को किसी सूरत में माइनस। अदरवाइज अगर बात की जाए, कानून ये कहता है कि अगर ज़रूरी नहीं है कि अगर मुल्क के अंदर 4 सूबे और एक कौमी असम्बली पार्लियामेंट है तो तमाम इलेक्शन एक ही वक्त में होना ज़रूरी है। कानून आइन ये कहता है कि कोई भी असम्बली जो तहलील हो जाए कानून के ऐन मुताबिक और उसका शेड्यूल जारी हो जाए तो उसके अंदर 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल वैसा ही एक आइनी तरीके का मामला निपटा दिया है और ये बिल्कुल कह लीजिए कि कानूनी पोजीशन है। लेकिन चूंकि पीडीएम और बाज अहम तरीन जो इदारे या ताकतवर तरीन इदारे समझे जाते हैं उनके नज़दीक चूंकि ये बिल्कुल वही मामला है जिस तरीके से नवाज शरीफ को माइनस किया गया था, सब पता है, प्रोसेस आपको पता है, जेआईटी, फिर उसके पनामा लीक्स, फिर सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग, सारी चीज़ें। तो अब इमरान खान के लिए ग्राउंड बनाने की तैयारी की जा रही है। पिशावर हाई कोर्ट में एक केस आया है इमरान खान की नाअहली के लिए। इमरान खान की नाअहली ये कहा जा रहा है कि जी बुशरा बीवी चूंकि इद्दत में थी, लिहाजा इद्दत में निकाह जो गैर शरई होता है और इमरान खान ने ये निकाह करके वो शादी को अमीन नहीं रहे, लिहाजा उनको नाअहल करार दिया जाए। टेरियान का केस अलग से है और ये पता है कि आपको ये केस इसलिए दबा के रखे जाते हैं कि जब भी कोई नाजुक वक्त आएगा, जब भी कोई माइनस फार्मूला होगा, उस पर आगे बढ़ा जाएगा और उसके अंदर सारी चीज़ें कर दी जाएंगी। फिर ये वफाकी कैबिनेट जिसके अंदर बाशमूल एमक्यूएम भी है, क्यों ये फैसला मानने से इनकारी है? जाहिर है कि इसका ग्राउंड बनाया जा रहा है कि मुल्क के अंदर एक ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि मुल्क के अंदर केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाए। एक रास्ता तलाश किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत शहबाज शरीफ डिलीवर तो कुछ भी नहीं कर रहा है और करना भी चाहे तो शायद ना कर पाए क्योंकि मुल्क की मैशत जिस तरीके की सूरत हाल है। तो बेहतरीन एक हल है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रखी जाए एक तलवार और कहा जाए कि जी हमने अपना कांधा सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल किया जाए और कहा जाए कि जी हम अपनी हुकूमत ख़त्म करते हैं और जनरल इलेक्शन की तरफ जाते हैं और नई निगरान हुकूमत का क़याम अमल में लेकर आया जाए, जो कि 6 महीने साल के लिए भी हो सकती है, इससे ज़्यादा अरसे के भी हो सकती है। इसलिए जो शहादत है सियासी, जो नून लीग भी, एमक्यूएम भी, पूरी पीडीएम भी ये तस्वुर कर रही है कि जी हमें सियासी शहीद बनना चाहिए। यही वजह है कि वो तौहीन अदालत में जाएंगे, वहाँ कैबिनेट जो है वो तहलील हो जाएगी और निगरान सेटअप आ जाएगा, या मुल्क के अंदर कोई एमरजेंसी वाली पोजीशन आ सकती है क्योंकि आईएमएफ की सूरत हाल आपके पूरी सामने है। ये पूरी एक्सरसाइज बेसिकली उस मकसद के लिए हो रही है, इमरान खान को माइनस और किसी किसी तरीके से इमरान खान के को नाअहल करार देना है इंतखाबात से पहले। ये सारा के सारा टारगेट है। अच्छा जी, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब, जी हाँ, उनके खिलाफ जो रेफरेंसेस गए हैं उसमें सीनियर 3 जो जज हैं, जस्टिस काजी फायद ईसा साहब और जस्टिस तारिक मसूद साहब, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान को खत लिखा है। वो कौन से अरकान हैं? उनमें हैं जी, एक तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदियाल साहब, फिर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अहमद अली एम शेख साहब और जस्टिस अमीर मोहम्मद भट्टी हैं। इनको ये खतूत लिखे गए हैं और ये कहा गया है कि जी जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाकर जज पर लगे इल्ज़ामात अगर गलत हैं तो जायज़ा लिया जाए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल ने शिकायत भिजवाई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आइन के आर्टिकल 209 के तहत ये कायम की गई है। खत में कहा गया है कि चीफ जस्टिस साहब, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कब जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाते हैं। इजलास बुलाकर तयन किया जाए कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी पर इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या गलत हैं। अगर इल्ज़ामात गलत हैं तो जज की इज्जत बहाल की जाए और अगर इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो आइन के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। खत के मतन के मुताबिक जज को इल्ज़ामात के साए में रखने से जज और अदलिया की इज्जत पर हर्फ आ रहा है। ये खत क्यों है, इसकी वजह क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अदलिया की आज़ादी और उस पर अवाम के एतमाद के लिए ज़रूरी है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास फौरी बुलाया जाए। ये तो है जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का वो खत। अब एक और चीज़ हुई है जो कि
अब तकसीम हमें नजर आती है इस तरफ, है या नहीं है आप बेहतर तौर पे जानते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जो सोमोटो केस था, एक स्टूडेंट है हाफिज कुरान, उसको 20 नंबर इजाफी देने का, उसी में एक मामला उठाया और ये कहा कि जी जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो असखुद नोटिस नहीं ले सकते या उसकी प्रोसीडिंग नहीं चलेगी जब तक के रूल्स नहीं बनते। अब क्या हुआ है, आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 6 रुकनी बेंच बनाया और 6 रुकनी बेंच ने जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो फैसला है तकरीबन उसे खत्म कर दिया है। वो कौन से 6 जजेस हैं, आप जस्टिस मज़ाहिर अली साहब का खत पढ़िए और अब मैं तफसीलात बता रहा हूं तो इसको मिला के पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं और जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब हैं। इन्होंने 5 मिनट से भी कम पे प्रोसीडिंग की और इस केस को सुना और ये कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का जो फैसला है वो दीगर केसेस के ऊपर लागू नहीं होता और तफसीली फैसला जारी किया जाएगा और ये जो असखुद नोटिस केस था इसको अब निपटा दिया है। अब क्या हुआ है, पहले कहा जा रहा था कि 5 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का, उसने कहा था असखुद नोटिस केस जो है वो लेने का जो मामला है असखुद नोटिस वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का इस्तेहकाक है। काजी फाइज ईसा साहब ने 3 रुकनी बेंच ने उनको जो है वो कह दिया, रोक दिया कि आप असखुद नोटिस नहीं ले सकते। अब उसको ओवर रूल करने के लिए 6 रुकनी बेंच बन गया है और वो 6 रुकनी बेंच जाहिर है कि अगर ये कह देता है कि जी इस्तेहकाक है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तो फिर डेफिनेटली काजी फाइज ईसा साहब का जो ऑर्डर होगा ये खत्म करार पाएगा और कलअदम हो जाएगा, जैसे कि आज लग गया है कि ऐसे ही हो रहा है। तो ये जो सारी सूरत हाल है, अब पीछे चले जाएं, 17 लाख रुपए में पाकिस्तान की अवामुन्नास को एक जज साहब पढ़ते हैं और हमारे जो इदारे हैं या अदलिया है वो किस तरफ बढ़ रही है या उसके बारे में जो पॉलिटिशियंस हैं वो किस तरह का इमेज बना रहे हैं या खुद जो जजेस हैं वो किस तरह का इमेज बनाने के लिए माहौल साजगर हो रहा है या माहौल बनाया जा रहा है, ये एक सवालिया निशान खुद अपनी तरफ एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जाहिर है कि एक तरफ रेफरेंसेस हैं, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अगर ये 4 जजेस एक तरफ हैं तो ये एक पार्टी का फैसला आएगा। बाज़ लोग कहते हैं फुल कोर्ट बनाया जाए, उसमें हमारे 8 जजेस हैं तो हमारे हक में फैसला आएगा। तो ये बड़ा, अब आप अगर ये बड़े बड़े सियासतदानों के लिए ये राय हमवार है कि जजेस उस तरफ हैं और इस तरफ हैं, तो एक आम आदमी क्या सोचे जब वो कोर्ट में जाता है। यही वजह है कि जो हाई कोर्ट्स की हालत है वो भी इससे मुख्तलिफ नहीं है। एक ही नौइयत का केस है, एक ही किस्म की पटिशन होती है, एक आम वकील बहुत ही जूनियर किस्म का वकील खड़ा हो जाए तो उसको थुतकार कर भेज दिया जाता है और 1 करोड़ रुपए लेने वाला फी लेने वाला वकील खड़ा हो, किसी ऐसी लॉ फर्म का खड़ा हो वकील जिसके अंदर भतीजा भांजा भतीजा बेटा जो भी है वो जज साहब का जो है वो बतौर वकील हो या हम सर्व कर रहा हो, ऑर्डर आ जाता है अगले 20-25 मिनट के अंदर अंदर सारे मामला। ये हो रहा है, ये प्रैक्टिकली है, इसी ये वजह है कि इस पर सवालिया निशान पहले भी उठते रहे हैं, अब भी उठ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो बानी एमक्यूएम है जिन्होंने अब तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। हमारी इत्तला के मुताबिक 6 जी हाँ अप्रैल को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जो पाकिस्तानी वक्त होगा, मेरा ख्याल है रात के 8 बजे। इस हवाले से जो मुल्क भर के सहाफ़ी हैं उनको मदऊ किया गया है, उनसे ये कहा गया है कि वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने ऑनलाइन किसी तरीके से। इसके अलावा जो बरतानिया के अंदर जो ज़राए इब्लाग हैं उनको भी कहा गया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें, क्योंकि बानी एमक्यूएम के का ख्याल है कि उनके खिलाफ जो मकामी और इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट ने साजिश की है वो उनका उसका पर्दा उठाएंगे और हकीकत आश्कार करेंगे कि किस तरीके से उनके खिलाफ एक साजिश हुई है। अब ज़ाहिर है कि एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए भी एक प्रॉब्लम ये आ गई है कि एमक्यूएम पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा, कराची की सियासत क्या होगी। डेफिनेटली अगले हफ्ते ये सारी चीज़ें निपट जाएंगी। मुल्क में एमरजेंसी, मार्शल लॉ और फिर दूसरा पंजाब असम्बली के इंतखाबात, ये बराह रास्त असरअंदाज होंगे कराची की सियासत पर, क्योंकि अगर पीटीआई आती है पंजाब असम्बली के अंदर और इलेक्शन आ जाते हैं तो डेफिनेटली उसका असर पड़ेगा कराची की सियासत में। कराची में पीटीआई पॉपुलर होगी और उसके नतीजे में डेंट पड़ेगा एमक्यूएम की सियासत को और एमक्यूएम कमज़ोर होगी या कम से कम उसको अवामी हमायत वापस उसका वोट बैंक नहीं आ सकेगा। भले से आप कुछ भी कर लें, कुछ का मतलब है कुछ भी कर लें। ये था आज का व्लॉग, अहम तरीन तफसीलात। इस सिलसिले में आपकी आरा क्या है, अपनी कीमती आरा का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। अगर आपने फेसबुक
پیج لائک یا فالو نہیں کیا تو لائک اور فالو کر لیجیے گا تاکہ آپ کو ہر ویڈیو مل سکے. اس کے ساتھ ہی یوٹیوب چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے گا. خدا حافظ.